धर्म विशेष का व्यक्ति था तो उसको उन्होंने एक्सीडेंट बता दिया। क्यों? आपको उस बलात्कारी को पकड़ने में दिक्कत आती है। यही चीजें हैं जो बार बार डराने को मजबूर कर रही है। आरसी चौधरी ये कहते हैं कि इन जैसे मामलों में आप बहुसंख्यकों की हिमायत करके उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके आपने अपना फैलाव तो कर लिया 2014 के बाद, लेकिन अब आप सिमटते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पैरवी करती है, परंतु जब कांग्रेस केवल अपने वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए केवल मुसलमान को डरा कर अपने पक्ष में करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर बोलना पड़ता है। क्या यहाँ राजस्थान के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान या हिंदू भारत के क्या जनता नहीं है? किसी के पक्ष में बोलना क्या ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है? हम ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के पक्ष में बोले, केवल कोई 1 करोड़ या 20 करोड़ के पक्ष में ना बोले। हम पूरे 140 करोड़ के नुमाइंदे, हम 140 करोड़ की पैरवी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए अब्दुल लतीफ फारूकी साहब, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत ये रही है कि जो कहते हैं सुख करते हैं। अच्छा, यानी गलत कहेंगे और ये कहेंगे कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं, हम तो सब 36 कौम को लेके चलते हैं। अच्छा, 36 कौम क्या, ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और उनको किसी न किसी तरह से इनका ये कहना है क्या है, तुम्हारे स्कूल के अंदर वो अटेस्टेड नहीं किया जा सकता है, किसी हिंदू अफसर से पास नहीं जाया जा सकता है। इन्होंने इतनी नफरत फैला दी है कि मुसलमान के नाम से ही कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता है। ये कहता है मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, ये बात कोई कैसे मान ले, ये कैसे मान लूं कि मैं तुम्हारी जो है ये सर्टिफिकेट दस्तावेज अटेस्टेड नहीं होते। इस देश में राष्ट्रपति बन जाता है मुसलमान। इस देश में अब्दुल लतीफ आर को अपना बहुत बढ़िया एक सोशल स्टेटस लेकर चल सकते हैं। क्या इस देश में ये मान करके चलें कि मुसलमान अपने दस्तावेज भी अटेस्ट नहीं करवा सकता किसी से? देखिए, ये जो नफरत फैलाई गई आप है, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। आप जो भी समझें, ये जो नफरत फैलाई गई है ऐसा कभी नहीं होता था। हमेशा बीजेपी के सरकार बनने के बाद से, बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ये लोगों में नफरत आ गई है कि हर मामले में शक का दायरा इतना बढ़ गया है। देखिए, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूँ आरको साहब, मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुसलमानों के बीच में, आम आवाम की बात कर रहा हूँ, उनके बीच में इतनी नफरत थी। और कम से कम राजस्थान में तो इस बात को पूरी तरह से खारिज आम आदमी से जाकर जाना जब चाहिए। कराता है तो वो नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं जानता। शर्मा साहब एक बात और नहीं जानता तो फिर क्या करेगा भाई? तो फिर क्या करेगा? तो ये नियम ऐसे बना दिए ना, नहीं जानता ये नियम ऐसे बना दिए ना। शर्मा साहब सवाल ये नियम ऐसे बना दिए ना। एक बात और चलिए, अभी जो फिलहाल जो एमएलए जानता है, पार्षद जानता है, आया वो क्या मुद्दा आया? आपके साले मोहम्मद जी मंत्री जी कहते हैं कि शपथ पत्र के आधार पर आप उनको सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। ऐसा ही होता रहा था, शपथ पत्र देते थे और उनको मिल जाता था। मैं उदाहरण वो नियम को खत्म कर दिए उदाहरण देता हूं अपने जमाने में। पंकज मीणा आज एक शपथ पत्र बनाता हूं कि मेरे को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, मैं अल्पसंख्यक हूं, क्या आप दे देंगे मेरे को? समस्या यह है, आप सरकारी मशीनरी को बाईपास करके केवल मंत्री अपने लोगों को, नुमाइंदों को, अपने कुछ लोगों को फेवर करने के लिए ये कहता है कि शपथ पत्र के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाए। देखिए, कैसे संभव है? ये तर्क तो आरको साहब समझ से परे है। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं कि चूंकि मुसलमानों के परिचित लोग नहीं हैं सेवाओं में, इसलिए उनके अटेस्ट ही नहीं हो सकते। दूसरी बात जो आपने उठाई कि हिंदू रिजिम, ये भारतीय जनता पार्टी का रिजिम प्रो हिंदू हो जाता है। अभी बजट जब आया तो उसमें सवाल उठाया गया कि मुसलमानों को इस बजट में कुछ नहीं मिला। मुझे बताइए कि जो हिंदुओं को मिला, क्या वो मुसलमानों के लिए उसके दरवाजे बंद हैं? क्या चिरंजीवी योजना मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या दूसरी तमाम योजनाएं, वो छात्रावास, वो स्कूल, वो रोड, वो सब क्या केवल हिंदू उनका उपयोग करेंगे? क्या मुसलमानों के लिए रास्ते बंद हैं क्या आरको साहब? जी हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कि उनमें जो दिया है जिस बजट को, बहुत अच्छा बजट दिया है। हमें बजट में कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बजट दिया है, अब जैसे हमारे मदरसा बोर्ड के जो है टीचरों के मामले को लेकर चल रहे हैं, मुझे समझा दीजिए कि हिंदुओं को अलग से क्या प्रोविजन किया गया? 10,000 मिलेगी और दूसरों को 40,000 मिलेगी। ये बात तब क्या पढ़ाई होगी? आप मुझे समझाएंगे कि हिंदुओं के लिए पर्टिकुलर या जैन सिखों के लिए, किसी और के लिए पर्टिकुलर, क्या उसमें प्रोविजन किए गए और मुसलमानों के लिए नहीं किए गए? वो कहीं कोई जवाब है तो बताइए मुझे। नहीं, मेरा जवाब का मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह से इनको बाकी लोगों के लिए जो इन्होंने रखा है, इस तरह से मुसलमानों के लिए भी बजट में वो प्रावधान होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली वही बात बोल रहा हूँ आरको साहब, जिसके लिए बराबर मांग की जा रही है, सबके लिए रखा है, सबके, वो गरीब के लिए भी है। वो अगर उस कैटेगरी में आ रहा है आदमी, तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, तो सबके लिए है ना।
फिर मुसलमान इस बात का हमेशा इस बात पर आंसू बहाते रहेंगे कि हमको कुछ नहीं मिला। कैसे नहीं मिला भाई? जो सबको मिला वो आपको भी मिला, संतोष करिए, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और 70 साल बाद अगर मुस्लिम जगत ये इस बात का रोना रोता है, इस बात पर आंसू बहाता है कि हमारे परिचित लोग सेवाओं में नहीं अटेस्टेड भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? सरकार हमें पढ़ने का मौका नहीं देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार हमारे लिए सहूलत नहीं पैदा करती है। सरकार ने आपको सरकार सब्सिडी भी ने दी, सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। उससे ज्यादा दिया, हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दी, कीमत पर दिया सरकार ने हमारी उसके बावजूद। स्कॉलरशिप बंद कर दी। और आप ये अगर 70 साल बाद यहाँ खड़े हैं ना, तो आप ये तय मान करके चलिए कि इन हालात में आप अगले 70 साल भी यहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि इन्हीं मुसलमानों में से एपीजे अब्दुल कलाम भी निकले हैं, इन्हीं मुसलमानों में से आईपीएस भी निकलते हैं, इन्हीं मुसलमानों में से आईएएस भी निकलते हैं, इन्हीं मुसलमानों में से हायर जुडिशरी के लोग भी निकलते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। इसलिए यह कहना कि मुस्लिम जगत के पास चूंकि कुछ नहीं मिला किसी से, इसलिए हम तो ऐसे थे ऐसे ही रहेंगे। महेश शर्मा जी, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद मैंने जो शुरू में कहा कि राजनीति की विभाजन रेखा के इस पार और उस पार, असल में लड़ाई यह है कि कुछ मुद्दों को किसी खास रंग में, धर्म के किसी खास रंग में रंग कर उसका फायदा उठाए जाने की जो परंपरा चली, चाहे चली नहीं चली, लेकिन इस तरह के आरोप लगे। लेकिन अब जो ट्रेंड देख रहे हैं हम कि वो सफल हो रहे हैं। आप कहें कि विकास, रोजगार और धर्म या भावनात्मक मुद्दे, आपको इन दोनों में से एक चयन करना है, और वहां हम देख रहे हैं कि विकास और रोजगार की बात करने वाले लोग बहुत पीछे हैं। तो फिर किस तरफ जा रही हैं ये सारी चीजें? महेश शर्मा जी। हाँ शर्मा जी, में तो मेरे पास जो है उसमें जो आवाजें आ रही है वो ओवरलैपिंग हो रही है। तो मेरे को आपका प्रश्न साफ सुनाई दे रहा है, और नहीं ये कोई मतलब आपके या तो समानांतर कोई चैनल है जो लगातार। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके विचार सुनना चाहूंगा। महेश जी, आपको मेरी आवाज नहीं भी आ रही है, तो आप अपनी बात इस मुद्दे पर किस तरह से रखना चाहते हैं, बोलिए। प्रश्न नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आ नहीं रहा, आपकी आवाज भी आधी अधूरी आ रही है, और ये समाचार एक के बाद एक बोले जा रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे। आप बोलिए महेश जी, अपनी बात बोलिए ना, मुद्दा आपको पता है।